आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने खत्म कर लिया था बुक से भी, और जो आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उससे भी हम लोगों ने खत्म कर लिया था। उर्जित, तुमने ऑल्टरनेटिंग करंट के क्लासेस अटेंड की थी क्या? उर्जित, तुमने क्लास अटेंड की थी क्या ऑल्टरनेटिंग करंट की? कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत बेसिक्स बताते चलूंगा जिससे कि अगर क्लास नहीं अटेंड की हो तो भी समझ में आ जाएगा जो एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। So alternating current so EMF induced in a coil induced EMF E is represented as, let's say, E naught sine omega t, and the alternating current is represented as I is equal to I naught sine omega t plus phi. So where phi is the phase difference between the current or induced current and the induced EMF. Okay. And so this is an instantaneous current at any time t. Omega is the frequency, angular frequency, and this omega is basically equal to 2 pi into nu, where nu is the linear frequency. So frequency जो alternating current में होता है, let's say 50 hertz जो इंडिया में यूज होता है, तो 2 pi into 50 करके हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं. Third formula which we use is mean value of the current RMS value, IRMS, is equal to I naught maximum peak current divided by root 2, and thermal energy developed so thermal energy developed in one time period is given as H is equal to IRMS whole square R into T. So this is the thermal energy. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. So first example is based on this only. The peak value of an alternating current is 5 ampere. Right? So जो I naught का value दे रखा है वो 5 ampere, and its frequency is 60 hertz. So nu is equal to 60 hertz. Find its RMS value. So हमें एक तो RMS value, how long will the current take to reach the peak value starting from 0? So time taken will be T by 4 to reach the peak value. So if you see this, so starting from 0 ये peak value हमें पता है यहाँ से यहाँ आने का total time पीरियड के बराबर हो गया. तो ये जो distance है
ये जो टाइम लगेगा यहाँ तक आने में दैट विल बी t/4, तो t इज इक्वल टू t/4 हम लोग को निकालना है, ठीक है। और जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज टाइम पीरियड को 1/न्यू लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ 1/न्यू, सो 1/4 इंटू 1/60, सो 1/240 हो गया। सो ये टाइम टेकन टू रीच द पीक वैल्यू ये निकल गया हमारा। और जो हमें RMS वैल्यू निकालना है, I/RMS इज इक्वल टू I0 divided by √2. So this is 5 divided by √2. So if you calculate this, 3.53, and this is equal to 4.166 10 to the power minus 3 seconds, 4.166 millisecond. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब हम लोग पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर देखें, सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, एक रेजिस्टेंस लगा है, एक EMF का सोर्स है, E is equal to लेट्स से E0 sin ओमेगा t है, R है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट दोनों बेसिकली एक ही फेज में है। So this is I, this is let's say V. I is equal to E0 by R sin ओमेगा t हो जाएगा। So I is equal to E0 by R sin ओमेगा t, जिसको हम लोग I0 sin ओमेगा t भी लिख सकते हैं, और इसको E by R भी लिख सकते हैं। So both are in phase, so एक ही फेज में है दोनों, वोल्टेज और करंट यहाँ पे। So both current and in purely resistive circuit, both current and voltage are in the same phase. Purely capacitive circuit, जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, कि EMF का सोर्स होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता है, यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको 1/ωc से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे तो ये
वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। तो वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री π/2 फेज डिफरेंस है, लेस है। सो वोल्टेज लैग्स बाय करंट। Voltage lags the current by π/2। जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है वोल्टेज और करंट का, और वोल्टेज लैग करता है करंट से। यहाँ पे और जो यहाँ पे करंट I होगा, दिस इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t एंड V इज इक्वल टू, यहाँ पे I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस π/2 हो जाएगा, और V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। सो करंट लीड्स, वोल्टेज लैग कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, एक ही बात है। तो वो करंट लीड्स दिस बाय एन एंगल π/2 एंड V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। और यहाँ पे जो I है I0 is equal to the current I0 is equal to V0 divided by XC। सो या फिर V0 divided by 1 by ओमेगा C। XC को रिप्लेस करेंगे तो 1 by ओमेगा C से। लिख लिया सभी ने? यस सर। तो ये भी लिख सकते हैं, और करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सर एक सेकंड, पीछे वाली स्लाइड में डाला। उसने लिख लिया सभी ने, तो तुम आते ही नहीं हो। कितने बार लिख ही रहा था लास्ट पार्ट। मालिक भैया, तुमको कितने बार हम पूछे कि तुम जो है तुम पिछला क्लास अटेंड किए हो कि नहीं, तुमको एसी आता है कि नहीं, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो पूरे क्लास में। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। यस सर, हो गया। लिख लिया। अब हम लोग करेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इसमें बस इंडक्टर लगा है। वीडियोस देख लेना, वो हम लोगों ने उसमें सीबीएसई क्लास में बहुत डिटेल में ये सब चीज किया है,
मैं ऐसे ही अभी बस तुम्हें बता दे रहा हूँ जिससे तुमको बेसिक समझ में आ जाए, ठीक है ना। वीडियोस उस वहाँ ठीक है सर। सारा डिटेल में समझ जाओगे, तो तुमको बेसिक चीज बता दे रहे हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के जगह इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, मतलब जब एक एसी फ्लो करता है इंडक्टर के थ्रू तो जो रेजिस्टेंस होगा उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है और वो ओमेगा एल के बराबर होता है, तो उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। और यहाँ पे जो फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं, फेजर डायग्राम, उसमें वोल्टेज ये VL इधर है और करंट जो है IL इधर है। तो यहाँ पे वोल्टेज करंट से π/2 लीड कर रहा होता है, ठीक है, और या फिर करंट जो है लैग कर रहा होता है। तो अगर हम लोग वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t करते हैं तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2 लिखना, मतलब कि वोल्टेज लीड्स द करंट मतलब उससे ज्यादा एंगल पे है ना। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री ज्यादा एंगल बना रहा है तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2 फेज एंगल। एंड इसका उल्टा करंट लैग्स बिहाइंड the voltage by π/2। और जो I0 है दिस इज V0 by XL या V0 by ओमेगा एल से represent। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया उर्जित? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक बार में ही LCR सर्किट कर लेंगे तो सारा ही क्लियर हो जाएगा। तो इसमें लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है, इसमें इंडक्टर है, रेजिस्टर है और कैपेसिटर, ये सारी चीजें हैं। एक EMF सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। यहाँ पे इंडक्टेंस L है, रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C। तो यहाँ पे बेसिकली जो फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं, फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट्स से ये हमारा VL हो गया, ये हमारा VC हो गया और ये हमारा VR हो गया। VL, VC एंड VR। तो अब हम ये दोनों, बिकॉज VL और VC डायरेक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट है, तो हम क्या करते हैं VL से VC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो VL से VC से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा हम लोगों को, ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया, VL माइनस VC हो गया। समझ रहे हो ना, ये पूरा VL था, उससे इस VC को सब्ट्रैक्ट कर दोगे उल्टे डायरेक्शन में जो है, तो उससे जो डिफरेंस बचा वो इतना बचा, VL माइनस VC।
VL माइनस VC और VR, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इसके अलोंग होगा जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू रूट अंडर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ये टोटल वोल्टेज है। और जो ये नेट वोल्टेज V VR से एंगल बना रहा होता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फेज एंगल कहते हैं, which is equal to phi। अब VR, अगर इसको हम लोग रेजिस्टेंस, इसको रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC और इसको XL करें, तो ये जो है दिस विल रिप्रेजेंट XL माइनस XC और ये R हो गया। तो जो नेट, ठीक है, पूरे इसका जो पूरा रेजिस्टेंस होता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो नेट इम्पीडेंस Z से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज इक्वल टू रूट अंडर XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर, so which is equal to omega L minus 1 by omega C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट अंडर, ये हमारा Z का वैल्यू होगा। तो ये नेट इम्पीडेंस हम लोग ऐसे निकालते हैं। tan phi निकालना होगा। tan phi इज इक्वल टू VL माइनस VC बाय VR या फिर XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। So this is omega L minus 1 by omega C divided by, और अगर हमारा EMF है E is equal to E naught sin omega t, let's say, तो जब करंट है I will be equal to E naught by Z, which is R square plus omega L minus 1 by omega C का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फेज डिफरेंस फाई है, इसलिए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई ऐसे करते हैं। क्लियर है बच्चों? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Next question, find the reactance of a capacitor C is equal to, so C is equal to 200 mu C है, reactance of capacitor XC is equal to 1 by omega C
when it is connected to a 10 hertz AC supply. तो ये part में nu is equal to 10 hertz, omega is equal to 2 pi into nu, so 20 pi, xc is equal to 1 by 200 into 10 to the minus 6 into 20 pi, which is equal to 10 to the power 6 divided by 200. तो 79.57, ठीक है. उसी तरह अलग अलग 50 हर्ट्ज 500 हर्ट्ज के लिए अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं. सो बी पार्ट में xc इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई इंटू न्यू. So 2 pi into 50 मतलब 100 pi, 200 into 10 to the power minus 6, which is equal to 10 to the power 6 by 20,000. So this is 15.91. C part is 500 hertz. So 1.59. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 39.2 है. An inductor L is equal to 200 millihenry is connected to an AC source of peak EMF 210 volt and frequency 50 hertz. So inductor L का value 200 into 10 to the power minus 3 Henry है. 0.2 Henry लिख सकते हैं. Peak EMF 210 volt. E naught is equal to 210 volt, frequency nu is equal to 50 hertz. Calculate the peak current. So I naught is equal to E naught by XL, E naught by omega L. So which is 210 by 2 pi into 50 into 0.2. So 210 by 50 into 2 is 100 into 0.2, 20 pi. So we have 210 divided by so 3.34. 3.34 ampere. So what is the instantaneous voltage of the source when the current is at its peak value?
सो अब देखो ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, राइट, और करंट जो है लैग करेगा since voltage leads the current by pi by 2, phase angle pi by 2 है, तो when current is maximum voltage is equal to 0। बेसिकली क्या होता है, मान लो ये करंट का ये साइनसोइडल कर्व हमने बनाया है, करंट जब मैक्सिमम होगा, अब देखो इनके बीच में फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2, मतलब जब करंट जीरो था तब वोल्टेज मैक्सिमम था, और जब करंट मैक्सिमम होगा तब वोल्टेज जीरो होगा, फिर करंट जब यहाँ होगा तब वोल्टेज मिनिमम होगा, और इस तरह से चलता है, मतलब इट लैग्स बिहाइंड बाय एन एंगल 90 डिग्री। सो ये जब ये करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज क्या है उस समय, तो ये हो गया करंट और ये हो गया वोल्टेज, तो वोल्टेज उस समय जीरो है जब करंट मैक्सिमम, तो वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो व्हेन करंट इज मैक्सिमम, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर वोल्टेज है। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. Now power in a AC circuit power in an AC circuit is given as P is equal to ERMS into IRMS into cos of phi। सो ये जो cos phi है, ये जो टर्म है, इसको अलग से हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये वही cos phi है जो अभी हम लोग निकाल रहे थे कि ये अगर VL हो गया, ये VC हो गया, ये VR है, तो ये हमारा बेसिकली VL माइनस VC हो गया, और जो नेट वोल्टेज V है जो VR से एंगल बना रहा है, फाई एंगल, फेज एंगल, उसका कॉस निकालते हैं, तो उसका कॉस हम लोगों को पावर फैक्टर देता है। तो पावर इज इक्वल टू ERMS IRMS cos phi। पावर मैक्सिमम कब होगा, जब cos phi 1 होगा। cos phi कब 1 होगा, जब phi इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। phi 0 डिग्री मतलब कि VL और VC आपस में इक्वल हो गए, तो जब VL VC के बराबर होता है तब मैक्सिमम पावर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. और यहाँ पे अगर हम लोग इसको हम लोग XL माइनस XC कहते हैं, ये R हो गया, so tan phi is XL minus XC by R।
सो ये हमारा tan phi हो गया, और tan phi is equal to omega L minus 1 by omega C by R. और अगर यहीं पे हम लोगों को ये बेसिकली क्या है, z है, ठीक है, दिस होल थिंग इज z. सो अगर हम लोग को cos phi निकालना होगा, जो पावर फैक्टर cos phi है that is equal to base by hypotenuse, मतलब r by z. So this is r by z is omega L minus 1 by omega C का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट है, ये cos phi है. So this is basically the power factor. ये अभी हम लोग सीबीएसई वाले क्लास में नहीं किए थे, बट अभी क्वेश्चंस में यूज है, इसीलिए पहले कर ले रहे हैं, वहां पे फिर डिटेल में हम लोग कर लेंगे. पावर फैक्टर जो होता है बस इतना जानना है हम लोग. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Next question, in LCR circuit with L is equal to 100 millihenry, C is equal to 100 mu F, R is equal to 120 ohm. So inductance L is equal to 100 millihenry. 100 into 10 to the power minus 3, 0.1 Henry. Capacitance C is 100 mu F. 100 into 10 to the power minus 6 farad. 10 to the power minus 4 farad. Resistance R is equal to 120 ohm. Is connected to an AC source of EMF. E is equal to 30 sine 100 per second into So now find the impedance, the peak current and the resonant frequency of the circuit. Resonant frequency मतलब maximum current कब होगा, जब ओमेगा एल ओमेगा सी के बराबर होता है. तो ये भी अभी हम लोग बता देते हैं, अभी इसके पहले इसके बाद बता देंगे, इसको कर लेते हैं. इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ये हमारा एसी सोर्स हो गया. अब सबसे पहले तो हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी अगर निकालें, तो दिस इज 1 by ओमेगा सी. जो 30 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू. तो 1 by 100 into 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 2 ऊपर चला गया, तो ये 100 आ गया. 100. XL is equal to omega L. 100 into 0.1. So this is 90 ohm. अब ये देखो, R is equal to 120 ohm. XL is 90 ohm. और XC is equal to 100 ohm. अब ये XC XL से बड़ा है. अभी जो पीछे एग्जांपल ले रहे थे XL XC से बड़ा था, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC, मतलब 10 ohm. So XL minus, sorry, XC minus XL is equal to 10.
now Z impedance, पहला impedance निकालना है. Z is equal to रूट अंडर XL माइनस XC करो चाहे XC माइनस XL, उसका स्क्वायर लोगे भाग बराबर प्लस R स्क्वायर. So this is 10 square plus 120 square. So Z is equal to 120.41. Oh, 100 into 0.1 तो 10. 100 minus 10 ये 90 हो गया. ये 90 square root 90 square plus 120 square. Yeah. तो ये 150 ओम हो गया Z का. तो जब ये सो Z का वैल्यू 150 ओम हो गया. अब हमें कह रहा है फाइंड द, ठीक है, फाइंड द इम्पीडेंस. वो हमने निकाल लिया. पीक करंट I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन Z. E नॉट का वैल्यू है 30 अपॉन 150, 0.2 एम्पियर. ये I नॉट का वैल्यू निकल गया. एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब आता है? व्हेन रेजोनेंस कंडीशन जो है तब होगा जब ओमेगा एल 1/ओमेगा c के बराबर हो जाएगा. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC. ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अच्छा इसको अगर फ्रीक्वेंसी न्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखोगे तो 1/2 न्यू ये होता है, तो 1/2 LC. So resonant frequency is 1/2 LC. So 1/2 L into C. So 0.1 into 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 5 हो गया. So this is 1 divided by 2 pi the root under 10 to the power minus 5. 50.32. So approximately 50 Hz.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अजित, Yes, sir. now the examples. So resistance of 20 ohm is connected to a source of alternating. So R is equal to 20 ohm is connected to a source of alternating current rated 110 volt 50 hertz. So ERMS is equal to 110 volt. Frequency is equal to 50 hertz. Now the RMS current हम लोग को निकालने बोला है. So IRMS is ERMS by R. 110 by 20, 5.5 ampere. Maximum instantaneous current I naught is equal to root 2 times IRMS. Root 2 into 5.5. This will be 7.78 ampere. C part, the time taken by the current to change from its maximum value to the RMS value. So time निकालना है जब वो maximum से RMS value होता है. So basically देखो ये है maximum value और ये I naught by root 2. Let's say ये maximum value I naught है, ये I naught by root 2 है. तो ये टाइम कितना लगा है ये हमें निकालना है. ठीक है. So let T1, ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम है. Let T1 be the time instant of maximum current and T2 be the time instant of RMS current. जो हमारा ये है जो इसका इक्वेशन I is equal to I naught इंस्टेंटेनियस करंट का साइन ओमेगा टी है. सो लेट्स से T1 टाइम पे मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा I naught is equal to I naught साइन ओमेगा T1 और दूसरा T2 टाइम पे RMS वैल्यू है मतलब I naught बाय रूट 2 I naught साइन ओमेगा T2. सो पहले वाले से हमें आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं ये फर्स्ट है ये सेकंड है. सो फ्रॉम 1 हम लोगों को आएगा आई नॉट कैंसिल हो गया. 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा T1. ओमेगा T1 is pi by 2. So T1 is equal to pi by 2 omega.
from 2 1 by root 2 is sin omega t2 I नॉट काट देंगे अगर I नॉट और I नॉट तो 1 by root 2 is sin omega t2 omega t2 is equal to pi by 2 plus pi by 4 है ना, क्योंकि ये यहाँ पे तो pi by 2 ऑलरेडी था तो ये pi by 2 plus pi by 4 हो जाएगा 3 pi by 4 हो गया। इससे हमारा आ गया t2 is equal to 3 pi by 4 ओमेगा। अब हमें पता है t2 minus t1 हमें लोगों को निकालना है। So this is 3 pi by 4 omega minus pi by 2 omega 3 by 4 minus 1 by 2 1 by 4 होता है pi by 4 omega होगा। So pi by 4 omega इसका वैल्यू निकाल लेते हैं pi by 4 into 50 hertz है 2 pi into 50 so pi और pi cancel हो गया so this is equal to so 1 by 400 2.5 into 10 to the power minus 3 2.5 into 10 to the power minus 3 second which is 2.5 milliseconds. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Next question. Electric current in a circuit is given by I is equal to I naught T by tau for some time. Calculate the RMS current for the period T is equal to 0 to T is equal to tau. तो देखो मीन स्क्वायर करंट पहले हम लोग निकालते हैं। So mean square current is equal to 1 by tau. जितने टाइम पीरियड तक करते हैं 1 by tau into I naught square T by tau का होल स्क्वायर dt। तो अगर फॉर्मूला देखें आरएमएस और मीन का एक बार, पहले तो मीन करंट, एवरेज करंट और मीन करंट क्या होता है? मान लो I इज इक्वल टू, लेट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है प्लस 5 लेट्स। तो ये हमारा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। सो एवरेज करंट पहला तो
एवरेज करंट और इसको हम लोग मीन करंट भी कहते हैं. एवरेज करंट और मीन करंट over a time 0 to t is given as I bar is equal to I dt 0 से t divided by dt 0 से t which is equal to 1 by t total time जितने टाइम तक कर रहे हैं. तो 1 by t अगर हम लोग 1 टाइम पीरियड तक कर रहे हैं इसलिए 1 by t I dt 0 से, ये हमारा एवरेज करंट हो गया. दूसरा है हमारा मीन स्क्वायर करंट. So this is called mean square current. So mean square current is given as I square का mean. So this will be I square dt upon dt 0 से कैपिटल T 0 से कैपिटल T. एक टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे. यहाँ पे भी एक टाइम पीरियड के लिए निकाल. मीन स्क्वायर करंट. अब इसके बाद तीसरा है रूट मीन स्क्वायर करंट. तो ये जो मीन स्क्वायर आया है उसका रूट निकाल लेंगे तो वो हो गया रूट मीन स्क्वायर करंट. ये मीन है, मीन का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर निकाल के करंट का उसका मीन निकाल लिया और ये रूट मीन स्क्वायर करंट. तो तुम ये देखोगे ना एवरेज करंट क्या होता है. अगर एक पूरे एक टाइम पीरियड में देखो तो एक टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है तो एवरेज करंट एक टाइम पीरियड में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है. इसीलिए हम लोग या तो मीन स्क्वायर करंट या रूट मीन स्क्वायर करंट कहते हैं. तो बाद में जो साइंटिस्ट को पसंद आया सभी लोग अब रूट मीन स्क्वायर करंट के टर्म्स में ही बात करते हैं, मीन स्क्वायर करंट के बारे में नहीं बात करते. तो रूट मीन स्क्वायर करंट आई आर एम एस जिसको कहते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट और आई स्क्वायर का मीन. तो मीन स्क्वायर करंट का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. सो दिस इज गिवन एज आई नॉट बाय रूट. और ये जो आता है दिस इज आई नॉट स्क्वायर बाय मीन स्क्वायर करंट और ये रूट मीन स्क्वायर करंट. ठीक है. अब इसी पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, हम लोगों को क्या निकालना है, कैलकुलेट द आरएमएस करंट. राइट. तो आरएमएस करंट निकालने के लिए पहले मीन स्क्वायर करंट हम लोग निकालते हैं. सो मीन स्क्वायर करंट आई स्क्वायर का मीन. तो देखो यहाँ पे 1 बाय मतलब 0 से t एक टाइम पीरियड टाउ तक. तो 0 से लेके टाउ तक आई नॉट स्क्वायर टी बाय टाउ का होल स्क्वायर. मतलब बेसिकली इस पूरे का स्क्वायर कर दिया dt. सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाय टाउ 0 से टाउ आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टाउ स्क्वायर dt. इन सबको बाहर ले लो जो कांस्टेंट है. आई नॉट स्क्वायर बाय टाउ क्यूब इंटू टी स्क्वायर dt 0 से टाउ आई नॉट स्क्वायर टी क्यूब बाय 3 0 से टाउ डिवाइडेड बाय टाउ.
टॉ क्यूब और टॉ क्यूब कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 3 हो गया, ठीक है। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर का ये उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई नॉट बाय आई आर एम एस। क्लियर है? Yes, sir. तो ये बेसिक्स पे क्वेश्चन हो गया। बेसिकली बेसिक ये है जो राइट साइड में लिखे हैं, ये बेसिक मतलब फॉर्मूलेज हैं कि एवरेज करंट किसको कहते हैं, मीन स्क्वायर करंट किसको कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट किसको कहते हैं। तो ये सब तो हम लोग ने जो साइनोसॉइडल कर्व है उसका तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं। अब ये अगर इस फॉर्म में कोई करंट इंस्टेंटेनियस करंट दिया हो, इसका हम लोगों को आरएमएस करंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो वापस इसी तरह से जाएंगे मीन स्क्वायर करंट के डेफिनेशन के हिसाब से और उसके बाद सॉल्व। Is it clear to everyone? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट है a coil having a resistance of 50 ohm, R is equal to 50 ohm and an inductance L is equal to 0.5 Henry is connected to an AC source of 110 volt, 50 cycles per second. So E RMS is equal to 110 volt, frequency is equal to 50 hertz. तो अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा एल हो जाएगा 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.5, 100 इंटू 0.5, 50 पाई, ये वैल्यू हो गया ओमेगा एल का। हम लोगों को z का वैल्यू निकालेंगे। z इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, 50 स्क्वायर प्लस 50 पाई का होल स्क्वायर। So Z is equal to 2500 pi square. So 50 into root under 1 plus pi square. $164.8. So Z is equal to 164.84. Z निकल गया RMS value of the current in the circuit. I RMS is equal to E RMS by Z. ई आर एम एस का जो वैल्यू दे हम लोग निकाला है दिया हुआ 110 बाय 164.84, so 0.667 ampere. So RMS value of the current in the circuit. So ये RMS निकालेंगे।
लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. तो तुम लोग के पास अभी वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला तो काम होगा ही, तुम लोग तो अभी एग्जाम में ही बिजी थे। अब कर सकते हो। पिछले वीक में सॉरी मैं भूल गया भेजना स्मृति, मैं भूल जाता हूँ, मुझे मैसेज कर दिया करो ना। मुझे आज सुबह याद आया कि तुमने मुझे बोला था एससी वर्मा के क्वेश्चंस, मैंने आज भेज दिया है तुम्हें क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे, मिल गया था? Yes, sir. तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, 100 के ऊपर है, उसको कर लो एक बारी जब तक नेक्स्ट वीक तक। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग का ये भी इस शेप में हो जाएगा कि तुम एचसी वर्मा से इसको भी कर सकते हो। तो अभी तुम्हारे पास है इस हफ्ते का काम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एचसी वर्मा से खत्म कर, ठीक है? Yes, sir. और पुराने चैप्टर्स भी धीरे धीरे करके खत्म करते जाओ, है ना? जो तुम्हारे पीछे के छूटे हुए चैप्टर्स हैं वो भी पीछे से सॉल्व करते जाओ, 12th क्लास का जो सिलेबस का चैप्टर्स है, ठीक है स्मृति? Yes, sir. और बाकियों का क्या? अब तो एग्जाम खत्म हो गया। उर्जित भैया आप समय देंगे मुझे या नहीं देंगे? यस सर। कितना समय देंगे? सर देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पिटाई लगाएंगे घर आके, सब समझ में आ जाए, देखना पड़ेगा। टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट तो सीखो तो बेटा, इतना ज्ञान तो देते हैं टाइम मैनेजमेंट का, और क्या करें, तुम्हारा रूटीन तक बना के भेजे थे ना तुमको? यस सर। हाँ सर। कम से कम फॉलो करो बेटा। अब समय आ गया ना, 3 महीना एकदम अपना बैटरी फुल कर देना है। जैसे 10th क्लास में लास्ट में 2 महीने किए थे, वो अब ये 3 महीना करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सभी से ये बोल रहे हैं, कुशल, स्मृति, उर्जित, तीनों से। ये लास्ट 3 मंथ है तुम्हारे पास अपने सब चीज को जोड़ने का, और सबसे ज्यादा अभी एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? देखो मेजर पोर्शन हम लोग का 11th का भी देखो, रोटेशन तक मेजर माना जाता है, मतलब मैकेनिक्स का पूरा खत्म ही हो गया तुम्हारा बेसिकली। और 12th क्लास का भी जो मेजर पोर्शन है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म और ये जो एसी, ये सब खत्म ही हो गया है। अब बच रहा है बस वो ऑप्टिक्स, ये सब ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स तो ये ऐसे ही है, मतलब सीबीएसई लेवल का ही पूछते हैं। ऑप्टिक्स में थोड़ा डिफिकल्ट पूछते हैं थोड़ा बहुत, बट बाकी तो सब सीबीएसई लेवल का ही पूछते हैं। और जो उधर वेव्स और साउंड वगैरह जो है, वेव्स वाला पोर्शन और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो भी सीबीएसई लेवल का ही पूछते हैं। तो डिफिकल्ट पोर्शन जितना था वो खत्म हो चुका है। तो तुम लोग को क्या करना है, इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के अपना खूब प्रैक्टिस करो, मतलब पूरा मैकेनिक्स में स्टार्ट, मतलब काइनेमैटिक्स से लेके रोटेशन तक का पूरा रगड़ दो क्वेश्चन। और उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैट से लेके ये जो अल्टरनेटिंग करंट तक का पोर्शन है, इसको पूरे रगड़ लेना है क्वेश्चन। रगड़ना मतलब इतने क्वेश्चंस करने हैं कि एकदम कमांड हो जाए, क्योंकि यही जो 2 पोर्शन है तुम्हारा 60 to 70% जो है तुम्हारे जो क्वेश्चन का पोर्शन, मतलब जो जितना अगर मान लो 25 क्वेश्चन है तो उसका 60-70% क्वेश्चन इसी पोर्शन से आएगा, ठीक है? तो 25 में से आप मान के चलो कि 15 से ऊपर क्वेश्चन जो है तुम्हारा इसी से बेस्ड हो। 15 भी नहीं, इनफैक्ट 17-18 क्वेश्चन। तो इसको मास्टरी कर लो। बाद का पोर्शन तो जैसे जैसे कर रहे हैं साथ में करते जाना, बट इतना वाला पोर्शन पूरा अच्छे से रिवीजन करके चलाओ उतना, ठीक है कुशल? हाँ सर ठीक है। है ना? पूरा मेहनत करो। अब समय आ गया बेटा, अब जनवरी का एग्जाम होगा और उसके बाद फिर हम लोग बोर्ड में लग जाएंगे 2 महीने, ठीक है? तो यही 3 महीने हैं हमारे पास, और फिर बोर्ड के बाद फिर समय ही कहाँ मिलेगा, तुरंत अप्रैल में एग्जाम हो जाता है। 15-20 दिन यस सर। समय बस मिलेगा, रिवाइज करने का बस टाइम मिलेगा। थोड़ा बहुत करते रहेंगे बोर्ड के समय में भी, फरवरी तक भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, बट उतना प्रैक्टिस तुम लोग नहीं कर पाओगे, जितना हम बताएंगे उतना ही हो पाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान रखो इन सब चीज का, अपना स्केड्यूलिंग थोड़ा